हाल के दिनों में उत्तराखंड में और पूरे देश में तीन चीजें बड़ी तेजी से बढ़ी हैं और तीनों बहुत कष्टकारी साबित हुई है या साबित होने वाली है। एक तो पारा यानी कि गर्मी जिसने पसीने छुड़ा दिए, दूसरा उत्तराखंड के चारों धामों में तीर्थ यात्रियों की संख्या जिसने पहाड़ों में पूरी तरह व्यवस्था को चौपट कर दिया है, और तीसरी चीज कौन सी हो सकती है आप अंदाजा लगाइए। गर्मी तो बारिश आने के साथ ही कम हो जाएगी, तीर्थ यात्रियों की संख्या में भी कुछ दिनों बाद कमी आनी ही है, लेकिन तीसरी जो चीज बड़ी है यह बेहद खतरनाक है। इसका इस तरह से बढ़ना हमारे देश, हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में, वीडियो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं सरोकारों की बात। कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में सच्चाई बताना खतरे से खाली नहीं है। खतरा कई तरह का हो सकता है। कमेंट बॉक्स में आपको अच्छी अच्छी गालियों से नवाजा जा सकता है, आपको देशद्रोही कहा जा सकता है, मूर्ख, अनपढ़, गंवार, इस तरह की बातें तो खैर कोई मायने ही नहीं रखती। ये भी हो सकता है कि लगातार शिकायतें करके आपका वीडियो ही हटवा दिया जाए। दरअसल मेरे साथ हाल ही में ऐसा हो चुका है। ऊपर जो मैंने तीन चीजों का जिक्र किया उनमें से तीसरी चीज उसी खतरनाक श्रेणी की है, लेकिन हम उस पर बात जरूर करेंगे इन तमाम खतरों के बावजूद। सबसे पहले हम गर्मी की बात करें। गर्मी के बारे में हम कितना भी सच बोलें, गर्मी न तो कमेंट बॉक्स में आकर अपशब्द कहने वाली है और न शिकायत करके वीडियो हटवाने वाली है। पिछले 10 सालों में उत्तराखंड में ऐसी गर्मी नहीं पड़ी जो इस बार पड़ रही है। देहरादून का उदाहरण उठाकर देखें तो पिछले 18 मई को इस शहर का मैक्सिमम टेम्परेचर था 41 डिग्री सेल्सियस। मैंने जानने की कोशिश की कि इससे पहले देहरादून का टेम्परेचर इस सीमा तक कब पहुंचा था, तो पता चला कि 2012 में 30 मई 2012 को देहरादून का मैक्सिमम टेम्परेचर था 43.1 डिग्री सेल्सियस और ये मई के महीने में गर्मी का ऑल टाइम रिकॉर्ड है। 2013 से 2023 तक कभी भी मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर नहीं गया। इस भीषण गर्मी के साथ ही उत्तराखंड में मौसम में एक और अप्रत्याशित बदलाव इन दिनों नजर आ रहा है। एक तरफ जहां टेम्परेचर 11 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ जगहों पर अचानक भारी बारिश से तबाही हो रही है। पिछले कुछ दिनों में अल्मोड़ा में और पौड़ी जिलों में बादल फटने जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। हालांकि बादल फटना एक अलग कंडीशन होती है जिसे मैं मौसम संबंधी अपने हर वीडियो में बताता भी रहता हूं। यदि एक घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो उसे बादल फटना कहा जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में कहीं तेज बारिश होती है या थोड़ा नुकसान होता है, नदी नालों में उफान आ जाता है, तो उसे मीडिया वाले बादल फटना यानी क्लाउड बर्स्ट कह देते हैं। हाल के दिनों में उत्तराखंड में तकनीकी रूप से क्लाउड बर्स्ट की बेशक कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन उत्तराखंड के चारों धामों में क्लाउड बर्स्ट यानी भीड़ का विस्फोट जरूर हो गया है, खासकर केदारनाथ में। जरा ये वीडियो देखिए। वीडियो सोनप्रयाग का है। यात्रा में उमड़ रही इस भीड़ को देखते हुए होना तो ये चाहिए था कि इस सारी भीड़ को हरिद्वार में, ऋषिकेश में या अलग अलग पड़ावों पर रोक दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और सब लोगों को सोनप्रयाग तक खुला आने दिया गया और फिर वहां सोनप्रयाग में बैरिकेड लगा दिए। अब यहां जब इतने सारे लोग पहुंच गए हैं तो ये भला यहां क्यों रुकते? लोगों ने पुलिस का बैरिकेड तोड़ दिया और तीर्थ यात्रियों या हम पर्यटक कह सकते हैं इनका रेला केदारनाथ की तरफ चल पड़ा। ये साफ दिखाता है कि सरकार यात्रा प्रबंधन के बेशक खूब दावे कर रही है,
लेकिन वास्तव में यात्रा प्रबंधन में अदूरदर्शिता है, होमवर्क की कमी है। अकेले केदारनाथ में कपाट खुलने से लेकर 24 मई की शाम 7 बजे तक 4,47,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच गए थे। बाकी तीनों धामों में भी कमोबेश स्थितियां यही है। एसडीसी फाउंडेशन देहरादून के अनूप नौटियाल के अनुसार पहले 2 हफ्तों में चारों धामों में इस बार पिछले साल की तुलना में 42% ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। तो कल यानी 23 मई को उत्तराखंड की चारधाम यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के पहले 2 हफ्ते पूरे हुए। मोटी बड़ी तस्वीर, लगभग 10 लाख श्रद्धालु चार धामों में पहले 2 हफ्ते में उत्तराखंड राज्य में आए हैं। एग्जैक्ट बात करी जाए तो 9,61,302 श्रद्धालु। दूसरे हफ्ते में पहले हफ्ते की तुलना में 42% ज्यादा श्रद्धालु। और जब हम पहले हफ्ते की बात करते हैं 2024 की चारधाम यात्रा की, जब इसकी तुलना पिछले साल के पहले हफ्ते की कर रहे हैं तब उस समय 60% ज्यादा थे। तो ये 42% 60% मोटी बात यह है कि इस साल श्रद्धालु जो हैं, जैसा आपकी जानकारी में होगा कि पिछले सालों की तुलना में कहीं ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड राज्य में आ रहे हैं। इसके कारण जो अव्यवस्थाएं हैं उसमें भी निश्चित तौर पर एक बड़ी वृद्धि देखने को मिल रही है। ये जो 10 लाख का आंकड़ा, केदारनाथ की बात हो रही है और हेलीकॉप्टर सेवाओं का जिक्र ना हो तो ऐसा लगता है कि बात कुछ अधूरी सी रह गई है। 24 मई की सुबह केदारनाथ के हेलीपैड का ये वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा, एक बार फिर देख लीजिए। छह तीर्थ यात्रियों को लेकर ये जो हेलीकॉप्टर दिख रहा है वीडियो में, ये केदारनाथ पहुंचा था। लेकिन केदारनाथ हेलीपैड के ऊपर डगमगा गया और खाई में लुढ़क गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हर बार केदारनाथ में कोई ना कोई हेलीकॉप्टर हादसा होता ही है। कारण है बिना ठीक से जांच पड़ताल किए हेली कंपनियों को परमिट दे देना। ये कंपनियां ज्यादा से ज्यादा नोट छापने के लिए हर उड़ान से पहले जो हेलीकॉप्टर की जरूरी जांच होनी चाहिए वो नहीं करवाते हैं। हादसा हो जाने के बाद भी किस तरह हेली कंपनियों को बचाने का प्रयास होता है, इसका उदाहरण है अखबारों में छपी खबरें। इस हादसे को अखबारों में इमरजेंसी लैंडिंग कहा गया है और कुछ वीडियो में भी। अरे भाइयों, इमरजेंसी लैंडिंग उसे कहते हैं जब आसपास कोई हेलीपैड नहीं होता और किसी तकनीकी खराबी के कारण सुरक्षित जगह पे हेलीकॉप्टर उतार दिया जाता है। यहां तो हेलीपैड है, हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है, उसके ऊपर मंडरा रहा है और फिर हेलीपैड से बाहर लुढ़क जाता है। शुक्र है कि सारे लोग इसमें बच गए हैं और आप इसे कह रहे हैं पायलट की सूझबूझ से बच गए। वाह भाई, मतलब कि बेशर्मी की कोई हद होती है कि नहीं होती है भाई, ये तो बता दो कम से कम। अब आते हैं उस तीसरी चीज पर जो हाल के दिनों में तेजी से बढ़ी है। उम्मीद है आपने अब तक मोटा मोटा अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि मैं किसकी बात करने जा रहा हूं। जी बिल्कुल सही, मैं लोकसभा चुनाव में होने वाले मतदान की बात कर रहा हूं। जिस दिन मतदान हुआ था उस दिन का वोटिंग परसेंटेज और 12 दिन बाद जो फाइनल आंकड़े जारी किए गए उनका वोटिंग परसेंटेज देखे तो समझ में साफ तरह से आ जाता है कि सब कुछ सामान्य नहीं है। चुनाव आयोग ने मतदान का जो रिवाइज्ड डेटा हमें दिया है वो बिल्कुल चौंकाने वाला है। पहले 4 चरणों में 1,07,00,000 वोट बढ़े हैं। इसका मतलब यह होता है कि हर लोकसभा क्षेत्र में 28,000 वोट बढ़ गए हैं। अब आशंका यह भी जताई जा रही है कि यदि यह बढ़ोतरी सिर्फ उन 150 सीटों पर दर्ज करवाई गई है जहां किसी एक पार्टी के उम्मीदवार के जीतने की पक्की संभावना नहीं थी, तो इसका अर्थ यह होगा कि ऐसी हर सीट पर 70,000 वोट बढ़ गए हैं, यानी कि एक खास पार्टी की जीत इन सीटों पर पक्की कर दी गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे क्या वे वास्तव में जनादेश को दर्शाने वाले होंगे या नहीं। और यह भी आशंका बेवजह नहीं है कि 4 जून को अप्रत्याशित स्थिति का सामना हमें करना पड़ सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, गड़बड़ी किए जाने के यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने इस याचिका को ही सिरे से खारिज कर दिया। अब यदि सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों के बाद इस मामले में फिर से सुनवाई करने का फैसला करता है
तो तब तक तो नई सरकार का गठन भी हो चुका होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो लाइक कमेंट के साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। यदि आप समर्थ हैं तो अपनी जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग जरूर करें, मेरी जरूरत है। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में मैंने बार कोड भी लगाया है और डिस्क्रिप्शन में आज आप जाएंगे तो उसमें बैंक डिटेल भी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बातबोलेगी.com भी देखें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।